Everyone, welcome to UGC NET by PW. This is Dr. Priyanka, your UGC NET Paper to Education faculty. And आज के क्लास में हम करने वाले हैं Indian and Western thinkers. You know, Indian and Western thinkers are a very important concept, for your UGC NET Paper to Education. And हमेशा 3 से 4 questions तो मान के चलिए Indian and Western thinkers के ऊपर आते हैं. आपके सिलेबस में Indian thinkers हैं स्वामी विवेकानंद, औरोबिंदो, महात्मा गांधी, जिदू कृष्ण मूर्ति, सावित्री भाई फूले. और वेस्टर्न थिंकर्स में वी हैव नेल नॉर्डिंग्स, मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलो फ्रायर. पॉलो फ्रायर के ऊपर तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है. तो चलिए आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टारगेटिंग फॉर योर December 2023 from Sarthak batch, let us start with lecture number 2 on Indian and Western thinkers. और पहला ही क्वेश्चन मेरे और आपके फेवरेट पॉलो फ्रायर से है. पॉलो फ्रायर कॉल्ड एनालिसिस डिस्कशन एक्शन फॉर चेंज एज. नाउ आप जानते हो पॉलो फ्रायर के कीवर्ड्स क्या क्या हैं. कि पॉलो फ्रायर जो थे वो किसके पक्ष में थे? उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट दिया, राइट. उन्होंने बताया कि उस टाइम पे जो टीचर्स थे वो स्टूडेंट्स को इस तरह पढ़ाते थे कि भाई उनका जो दिमाग है वो खाली बैंक के अकाउंट की तरह है. और ये कॉन्सेप्ट का नाम तो उन्होंने दिया लेकिन ये उसके विरोध में थे. ये कहते थे क्रिटिकल पेडागोजी लानी है, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रॉब्लम पोजिंग मेथड. प्रॉब्लम पोजिंग मेथड में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो टीचर है वो कॉन्टेक्चुअली पढ़ाए, बच्चों के सामने इंश्योर करे कि वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, क्लैरिटी हो, कॉन्टेक्चुअली पढ़ाया जाए. यानी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए कि क्या इश्यूज हैं. तो एक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था वो था प्रैक्सिस का कॉन्सेप्ट. अब ये प्रैक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एनालिसिस डिस्कशन एंड एक्शन फॉर चेंज. इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको इन्होंने बोला था कल्चर सर्कल. ये कहते थे कि जो टीचर स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स आपस के अंदर ना इंटेलिजेंट डिस्कशंस करें जिससे कि एक नॉलेज सोसाइटी फॉर्म हो. इस कल्चर सर्कल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो आपस में डिस्कस कर सकें कि क्या सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, और अगर जो ऑपरेशन हो रहा है यानी कि जो रिच लोग हैं, ऑपरेसर्स जो हैं, वो हद से ज़्यादा ऑपरेस कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं लोअर क्लास के लोगों को, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है. और वो आप कैसे उठा पाओगे? पहले उस सिचुएशन को आप चेक करोगे, एनालाइज करोगे, उसको अच्छे से स्टडी करोगे, प्लान करके एक्ट करोगे और आप चेंज जो है वो ला पाओगे. तो एनालिसिस, डिस्कशन एंड एक्शन फॉर चेंज कम्स अंडर प्रैक्सिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अगेन रिलेटेड टू पॉलो फ्रायर. आप देख सकते हो कि कैसे ये जो क्वेश्चंस हैं ये और सब्जेक्टिव बना रही है यूजीसी नेट. वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर्स फ्रॉम 2022. Which of the following ever means constitute critical pedagogy? तो critical pedagogy क्या है? I just told you. Now these are the 5 statements और आप देख सकते हो इन 5 statements में से हमको क्या करना है? 3 statements को ही चूज करना है. तो पहला है टीचिंग इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल. बिल्कुल मानते हैं पॉलो फ्रायर, आपको भी बताया कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं हमारे देश की या वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो जो भी टीचिंग होती है स्पेशली पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वो हिडन एजेंडास के थ्रू होती है. जो पावरफुल लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि हिडन करिकुलम के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी जो है वो बच्चों तक जो है वो पहुंचाते हैं, राइट. तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस से टीचिंग गाइड होती है, बिल्कुल सही. टीचिंग इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज. ये मान के चलते हैं कि जो टीचिंग है उसके अंदर न्यूट्रल नॉलेज जो है आप नहीं देते हो. आप कहीं ना कहीं क्या करते हो? हिडन करिकुलम के थ्रू बच्चों को पढ़ाने की कोशिश जो है वो करते हो. टीचिंग इज प्रो एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और इसका सोसाइटी से कोई भी लेना देना नहीं है. इट्स अ प्रो एस्टैब्लिशमेंट, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी देयर. इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग्स. वो कहते हैं कि टीचिंग के अंदर आपको वैल्यूज जैसे कि डेमोक्रेसी है या सोशल जस्टिस है वो आपको जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाना चाहिए. तो टीचिंग इज अवे फ्रॉम सोशल रियलिटी ऐसा नहीं है. टीचिंग जो है वो सोसाइटी के इश्यूज को ही रिलेटेड होती है. अगर ये प्रॉब्लम पोजिंग मेथड भी आपको बता रहे हैं तो दैट ऑल्सो ही सेज दैट इट शुड बी कॉन्टेक्चुअल, इट शुड बी रिलेटेड टू द सोसाइटी. ठीक है ना, अलॉन्ग विद टीचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. और स्टूडेंट्स उससे क्वेश्चन पूछे
प्रॉब्लम पोजिंग कहीं ना कहीं सोसाइटी इन्वॉल्व चीज़ों के साथ भी होती है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फोर्सेस गाइड करते हैं टीचिंग को, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। टीचिंग इम्प्लाइज न्यूट्रलिटी ऑफ नॉलेज और इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। तो स्टेटमेंट नंबर कौन सी सही हो जाएगी? ए, स्टेटमेंट नंबर बी और स्टेटमेंट नंबर डी, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एजर्शन है Nell Noddings believes that our current moral education has been developed in caring perspective. Reason है कि care perspective should be developed using modeling, dialogue, practice and confirmation. Now जो Nell Noddings है ना, जैसे कि इनका नाम है प्यारा सा, वैसे ही इन्होंने दो मेन कॉन्सेप्ट्स दिए थे जो हमें अच्छे से याद करने हैं। वो है केयर पर्सपेक्टिव। केयर पर्सपेक्टिव में नेल नॉडिंग्स क्या बोलती थी? वो बोलती थी कि आपकी जो टीचिंग है ना, वो एक अच्छे सिटीजन्स बनाए। उसका प्राइमरी पर्पस होना चाहिए कि ह्यूमेन वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ आप बच्चों को पढ़ाएं, तभी बच्चे जो है अच्छे सिटीजन्स बनेंगे और ऑटोमेटिकली देश भी बढ़िया होगा, हार्मनी रहेगी और वर्ल्ड भी बढ़िया होगा। अब ये कह रहा है कि नेल नॉडिंग्स बिलीव दैट आवर करंट मॉरल एजुकेशन हैज़ बिन डेवलप्ड, यानी कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ऑलरेडी केयर है, राइट, मॉरल वैल्यूज़ हैं। अगर हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में मॉरल वैल्यूज़ होंगी तो क्यों केयर पर्सपेक्टिव देती वो? हाँ, ऑलरेडी नहीं है, इट हैज़ नॉट बिन डेवलप्ड एंड दैट इज़ द रीज़न नेल नॉडिंग्स ने जो है ये पर्सपेक्टिव दिया था। तो ये एजर्शन जो है वो गलत है। केयर पर्सपेक्टिव शुड बी डेवलप्ड यूजिंग मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस एंड कॉन्फर्मेशन। स्टूडेंट्स ये क्या कहती थी? 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि आप बच्चों के अंदर जो भी वैल्यूज़ देना चाहते हो उनको आप एम्यूलेट करके बताइए, मॉडल करके बताइए, उनके साथ डायलॉग जो है वो रखिए, वो प्रैक्टिस करते हैं और आप उनको जो है कॉन्फर्मेशन दीजिए। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं ये नेल नॉडिंग्स ने जो है वो दिए थे और ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यानी कि एजर्शन गलत है और रीजनिंग जो है वो बिल्कुल सही है, यानी रीजनिंग की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो, कॉन्शियस हैज हाउ मेनी लेवल्स? 4, 3, 5 और 2 लेवल्स। तो कितने लेवल्स होते हैं? इन्होंने बोला था चित्त, जिसको कि ये स्टोर हाउस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस भी कहते थे। मनस यानी कि आपके सेंस परसेप्शंस जो है वो आपको ज्ञान देते हैं, ज्ञान इन द सेंस आपको प्रत्यक्ष रूप में आपको चीज़ों का ज्ञान होता है, कॉन्शियस होता है। और उसके बाद बुद्धि, जिसको कि इन्होंने क्या बोला था? इंटेलेक्ट, है ना। और जो लास्ट में आता है वो आता है इंट्यूशन, यानी कि आपकी सिक्स्थ सेंस, राइट, जिसको कि जैनिज्म में आप कहीं ना कहीं क्लेयरवॉयंस भी कहते हो। जैनिज्म तो क्लेयरवॉयंस को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज भी मानता है। तो इंट्यूशन, यानी ये 4 इन्होंने लेयर्स दिए थे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 4 लेवल्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द बुक टाइटल्ड एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम? तो बात आ गई फ्रीडम की। तो हमारे पॉलो फ्रायर जो थे वही उन्होंने क्वेश्चंस जो भी रेज किए थे उस टाइम पे सोसाइटी को लेके, वो बेशक ऑपरेशन के खिलाफ हो या बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन के खिलाफ हो, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जितने भी अच्छे थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा किताबें लिखते हैं बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी स्ट्रांग होती है और उसी से ही सीप इन करती है वो सोसाइटी के अंदर। तो प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पेडागॉजी ऑफ होप, पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम, ये सारी की सारी किताबें जो है वो पॉलो फ्रायर ने लिखी हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैलेंज टू केयर इन स्कूल्स इज रिटन बाय, अगेन जिनको कीवर्ड ही पता है, नॉर्मल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, आप सभी किताबों का नाम जो है वो याद नहीं रख सकते, राइट, वो बेशक कितने ही थिंकर्स ने लिखी हो। तो क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन या पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं वहाँ पे भी बहुत सारी किताबें, जैसे एमिली डर्कहाइम ने कौन सी लिखी, एलमंड गिब्रायल ने कौन सी लिखी, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द बुक्स। तो उसके अंदर कीवर्ड्स आपको बहुत मदद करते हैं, जैसे कि द चैलेंज टू केयर इन स्कूल्स, तो यहाँ पे वर्ड आ गया केयर का और आपके पास ऑप्शंस हैं ये, तो नेल नॉडिंग्स, इन्होंने केयर पर्सपेक्टिव जो है वो दिया था, तो वो सही आंसर है। Coming to the next question, who wrote the book titled Education as Practice of Freedom? So as I told you, Education as Practice of Freedom ये भी पॉलो फ्रायर की किताब है। और यहाँ पे मैं बाउंसर क्वेश्चंस पूछने की मुझे आदत है, तो ये कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया है पॉलो फ्रायर का, तो मैं आपको एक बाउंसर क्वेश्चन भी करवाती हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ women,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि किसने लिखी है, मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने। एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ एक और किताब है जो आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा पर पूछा जा सकता है क्योंकि एनडीए का कोई भरोसा नहीं है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन। तो ये दो किताबें हैं मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट की। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये बाउंसर क्वेश्चन में करवा रही हूँ। Coming to question number 8, which among the following thinkers believed in the phrase "It's beautiful to be alone"? अब ये जो थिंकर हैं इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये हैं जिदु कृष्णमूर्ति। जिदु कृष्णमूर्ति मानते थे कि साइलेंस ही आपको वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देता है। ये बिलीव करते थे एस्थेटिक्स के अंदर कि अगर आपकी आसपास की सराउंडिंग्स अच्छे होंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आप अच्छे से सोच पाएंगे, और अलोन यानी स्टिलनेस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिदु कृष्णमूर्ति पे इस बारी के पेपर में स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ जिदु कृष्णमूर्ति का, क्योंकि बाउंसर्स क्वेश्चंस का तो मेरा हैबिट है तो आपको बियर करना पड़ेगा। तो जिदु कृष्णमूर्ति जो है एक ऐसे थिंकर थे, ये मानते थे कि जो कंपटीशन है ना, बेशक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो या किसी भी एग्जाम की बात करो, फर्स्ट आना सेकंड आना, तो ये मानते थे कि कंपटीशन जो है वो बेशक आप उसे हेल्दी कंपटीशन कहो या कोई भी कहो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे सिटीजन्स नहीं बनाता, ये आपस के अंदर एनिमोसिटी लाता है। तो ये कंपटीशन के बिल्कुल विरोध में थे। And now coming to question number 9, who said that there should be balanced, harmonious development of all aspects of human personality, cognitive, conative, and affective attitude, so that an individual becomes an integrated individual? So, all the students who know the keywords integrated individual, कौन आएगा? Sri Aurobindo. Because Aurobindo gave the concept of इंटीग्रल एजुकेशन। अब ये इंटीग्रल एजुकेशन क्या है? इंटीग्रल एजुकेशन, कई स्टूडेंट्स ना इंटीग्रल एजुकेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ कंफ्यूज करते हैं, जो आपको नहीं करना है। इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब एक ऐसा बेस एजुकेशन का देना जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, योगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ इसके अंदर होगी, यानी कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, राइट। तो इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल कौन होगा? जिसके अंदर ये तीनों की तीनों चीजें जो है इन सिंक होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था ऑरोबिंदो ने, और इन्होंने कहा था कि जो योगा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। हु डिफाइंड एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन? स्वामी विवेकानंद जी। ये डेफिनेशन तो देखिए आप इसको यू कैन नॉट आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये तो आपको आनी ही चाहिए। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि हर इंडिविजुअल जो है वो परफेक्ट है, उसके अंदर क्या है? ब्रह्मांड का रूप है, बिकॉज ही बिलीव्ड इन अद्वैत वेदांत, राइट। सो दैट इज व्हाई ही सेड कि अगर आपके अंदर ब्रह्मांड का रूप है तो आप परफेक्ट हो। और टीचिंग के अंदर टीचर का क्या फर्ज है कि वो उस स्टूडेंट को हेल्प करे अपने अंदर की परफेक्शन, अपने अंदर की डिविनिटी को रियलाइज करने का, तो मैनिफेस्ट करने का। ऑलरेडी इट इज देयर बट लेटेंट है, उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको अंडरस्टैंड जो है वो करना है। Now, the philosophy of which educational thinker is based on the ideals of naturalism, patriotism and dedication. तो मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ कि देखिए रविंद्रनाथ टैगोर बिलीव करते थे गॉड में, बिलीव करते थे गुरुकुल सिस्टम में। यस, ही डिड बिलीव कि जो नेचर है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, बच्चे को नेचर में जो है पढ़ना चाहिए, बट उनको हम नेचुरलिज्म के साथ जोड़ते तो ज़रूर हैं, बट द फैक्ट इज कि नेचुरलिस्ट्स डिड नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मेजरली। बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुक्स के अंदर भी ये चीज़ बहुत बारी बोली गई है कि रविंद्रनाथ टैगोर नेचुरलिस्ट थे क्योंकि वो नेचर को ज़्यादा फोकस करते थे, बट कहीं पे ये नहीं लिखा कि वो गॉड में बिलीव करते थे और नेचुरलिज्म गॉड में विश्वास नहीं करता था। बट अब क्या करें, एनटीए ने पूछा है, कुछ किताबों में लिखा है जिनको हमने पढ़ा है, तो नेचुरलिज्म की बात हो रही है, पेट्रियाटिज्म यानी अच्छे सिटीजनशिप बनने की बात हो रही है, और डेडिकेटेड सोशल सर्विस फॉर द सोसाइटी। सो हु? रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ श्री अरबिंदो जो थे वो कौन से ईयर में उनका बर्थ हुआ था? तो दैट इज 1872। ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, अरबिंदोज एम ऑफ एजुकेशन आर व्हाट?
फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड बोथ, यानी कि औरोबिंदो जस्ट हमने अभी किया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोनेटिव डेवलपमेंट यानी अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट को फोकस करते थे। तो इसका आंसर आएगा बोथ फिजिकल एंड मेंटल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट श्री औरोबिंदो घोष? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो औरोबिंदो को लेके सही नहीं है? He did not advocate violence, nor did he favor the path of non-violence. मतलब ना तो वो कहते थे कि पीसफुल रहो और ना ही वो कहते थे कि अनपीसफुल रहो या नॉन पीसफुल रहो। नेशन फॉर हिम सिम्बोलाइज्ड डिविनिटी एंड नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल एंटिटी। ये मानते थे कि जो नेशन है वो एक डिवाइन पावर की तरह है। हिज नेशनलिस्टिक थॉट वॉज बोथ रेवोल्यूशनरी एंड स्पिरिचुअल, या फिर ही वॉज अ रैडिकल ह्यूमनिस्ट। अब इसके अंदर जो आंसर है वो यहाँ पे बोला गया है कौन सी करेक्ट नहीं है, राइट? तो अब ये कहना दैट ही वॉज अ रैडिकल ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमिज्म। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, राइट? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, According to Aurobindo, which layer of mind brought messages from the unknown? अभी हमने किया सिक्स सेंस यानी कि इंट्यूशन, जो कि है फोर्थ लेयर, राइट? चित्त जो है वो फर्स्ट लेयर है, जहाँ पे आपको पास्ट इम्प्रेशंस जो हैं वो आपके स्टोर हाउस, वो उसको स्टोर हाउस बोला गया है। उसके बाद सेकेंड लेयर आता है मनस का, यानी कि सेंस परसेप्शन। थर्ड लेयर आता है बुद्धि का, और फोर्थ और फाइनल लेयर आता है इंट्यूशन का। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, in which of the following areas is the contribution of Savitribai Phule highly acclaimed? Upliftment of scheduled caste, resettlement of poor people, education of women, education of the slum children. So let me tell you students, Savitribai Phule along with her husband Jyotibai Phule focused on all the four. उन्होंने मांग, मेहर, दलित कास्ट के लिए, इक्वालिटी के लिए काम किया, सत्य सोजक समाज की एस्टैब्लिशमेंट की, महिला सेवा मंडल की एस्टैब्लिशमेंट की, जो लेडीज जिनको कि घर से बाहर निकाल दिया जाता था बिकॉज दे गेव बर्थ टू द गर्ल चाइल्ड, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने काम किया कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड विडोज जो है उनको पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए, और रीमैरिज का भी। सो दे बेसिकली वर्कड एवरीवेयर, ज्योतिबा एंड सावित्रीबाई फूले। बट अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट चूज करनी है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एजुकेशन ऑफ विमेन। सावित्रीबाई फूले को बोला जाता है फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट को बोला जाता है फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसी प्रकार से जो सावित्रीबाई फूले उनको बोला जाता है फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट यानी कि विमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया। 3 स्कूल्स एस्टैब्लिश किए थे इन्होंने, 3 स्कूल्स इन भिडेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश किए, किसके लिए? गर्ल्स के लिए। और यही नहीं, इन्होंने अपनी पॉकेट से उनको स्कॉलरशिप दी, ताकि जो बच्चे स्टाइपेंड्स दिए, ताकि जो लड़कियां हैं वो इसी बहाने जो हैं पढ़ाई करेंगे, इसी बहाने उनके जो पेरेंट्स हैं वो भेजेंगे उन्हें स्कूल। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, which one of the following statements regarding the ideas propagated by Jyotiba Phule is not correct? ज्योतिबा फूले कौन थे? सावित्रीबाई फूले के हस्बैंड। तो आप उनकी आइडियोलॉजी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आउट ऑफ द बॉक्स, so students you have to use your analytical power and connect his philosophy with his wife's, Savitribai Phule. So his words and actions represent a form of universal humanism. Universal humanism के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि humanitarian values जो है वो होनी चाहिए सोसाइटी में। Phule worked for a new social structure built on equality and rationality. As I told you, both husband and wife they developed this सत्य सोजक समाज, जिसमें इन्होंने बोला कि पूरी सोसाइटी के अंदर उन्होंने लोग जो है वो इकट्ठा किए from different strata, whether it was a bureaucrat, whether it was a janitor, whether it was somebody who came from a higher caste, so-called higher caste or lower caste, and they believed कि social structure जो है हमें redefine करना है और सबको equal मानना है। Phule not only put himself outside the Brahmanic culture, but also outside the Hindu society. गलत, ऐसा नहीं था। वो अपोज करते थे डिस्टिंक्शन को, कि ये कास्ट की डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदू सोसाइटी से अपने आप को जो है वो अलग कर लिया हो। ही रिजेक्टेड ऑल हिंदू स्क्रिप्चर्स विच लेजिटिमाइज हेजिमनी ऑफ ब्राह्मण क्लास, यानी कि वो सभी किताबें जिसके अंदर ये बताया गया कि ब्राह्मण जो कास्ट होती है वो सबसे ऊपर है, उन्होंने इसको जो है वो माना नहीं, रिजेक्ट किया। लेकिन उन्होंने अपने आप को
हिंदू सोसाइटी के बाहर नहीं किया था। उस टाइम पे हिंदू सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे थे, या जिसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन हो रही थी, इनइक्वालिटी हो रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने बोला था। नाउ दिस वाज द हिंदी वर्जन, सो माय हिंदी वाले स्टूडेंट्स तुम इससे स्लाइड से इसको अच्छे से पढ़ लेना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ज्योतिबा फूले। पहला है, इन द ईयर 1873 ज्योतिबा ने फाइंड किया सोसाइटी सीकर्स ऑफ द ट्रुथ। और बाउंसर क्वेश्चन यही होगा कि इसका नाम क्या है असली में, इसका नाम है सत्य शोधक समाज। अब क्या करें, अंग्रेजी में हमेशा इन लोगों को चेंज करना होता है, तो कोई पहली बारी पढ़े और वो कनेक्ट ना कर पाए तो उसको लगेगा कि क्या है भाई, बट एनी हाउ NTA वी हैव टू डू इट। सो यस, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ मतलब सत्य शोधक समाज। तृतीय रत्ना वॉज वन ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ ज्योतिबा फूले। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज सत्य शोधक समाज फाउंडेड। अभी आपको बताया सत्य शोधक समाज क्या है, एक ऐसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले ने एस्टैब्लिश की थी, जहाँ पे एक सोसाइटी के लिए एक मॉडल स्ट्रक्चर जो है बनाया था। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स भी थे, जानटर्स भी थे, सोसाइटी के हर तबके के लोग थे और हर यू कैन से डिफरेंट कास्ट के लोग थे, और वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे आके सोशल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करनी है उसको डिफाइन करते थे, उसको डिस्कस करते थे। तो ये 1873 में एस्टैब्लिश हुआ था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following associations organization was founded by ज्योतिबा फूले। so students you see that कैसे questions जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और आज तो मैं बस आपको कुछ questions करवा रही हूँ। लंबे लंबे सेशंस में आई विल शो यू कैसे, फॉर एग्जाम्पल यही सत्य शोधक समाज के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जैसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अगर हम लास्ट 10 years में देखते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्यों बोला जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करिए, ताकि आपको समझ में आए कि सेम कॉन्सेप्ट में UGC या NTA जो है कैसे क्वेश्चंस को जो है वो ट्विस्ट कर रही है। तो अगेन ये तो बहुत ही सिंपल है, सीकर्स ऑफ द ट्रुथ को जो नाम दिया इन्होंने, यानी कि सत्य शोधक समाज जो है उसकी खोज हुई थी, उसको इनफैक्ट बनाया गया था, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ, विलियम जेम्स वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडियन फिलोसोफर। तो विलियम जेम्स कौन है? फंक्शनलिस्ट हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किससे? स्वामी विवेकानंद जी से। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा रैशनलिस्ट इंसान थे। वो मानते थे स्पिरिचुअलिटी भी इतनी ज़रूरी है जितनी कि साइंटिफिक नॉलेज, एंड वाइस वर्सा। एंड उनसे जो है बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट जो थे वो इन्फ्लुएंस थे, एंड विलियम जेम्स वॉज वन ऑफ देम। क्योंकि जो स्वामी जी थे वो बहुत ज़्यादा हर कॉन्सेप्ट के पीछे उनके पास रेशनैलिटी जो है वो होती थी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही इम्प्रेस्ड पीपल, ही टोल्ड पीपल अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर व्हेन ही वेंट टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी जी की बात कर रहे थे, उन्हीं पे क्वेश्चन आ गया। विच मैगजीन वॉज पब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद? तो ये था प्रबुद्ध भारत। सो दैट्स अबाउट इट स्टूडेंट्स। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा आज की क्लास, कुछ ही क्वेश्चंस किए हैं। आने वाले क्लासेस में आई विल बी डूइंग मोर डाइसेक्टेड क्वेश्चंस, और आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द क्लास एज मच एज आई डिड डूइंग इट विद यू ऑल। सो टेक केयर एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून।